नमस्कार। एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। आप सभी जानते हैं कि भारत और चीन का जो सीमा विवाद है वो काफी लंबे समय से चला आ रहा था और फाइनली अब इसको लगाम लगी है। चीन ने यहाँ पर अपनी जो सेनाएं हैं वो एलएसी से वापस हटा ली हैं, वापस बुला ली हैं। साथ ही साथ यहाँ पर शांति समझौता भारत और चीन के बीच में एक साइन किया गया है। इसके बारे में भी हम जानेंगे कि ये शांति समझौता क्या है, क्या बातें की गई, इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदु आपके शामिल हैं। इसमें हम भारत और चीन के जो ऐतिहासिक विवाद हैं, कहाँ से विवाद शुरू हुआ, वो सारी चीजें कवर करेंगे। साथ ही साथ हमारे और चीन के जो राजनयिक संबंध हैं वो कैसे स्थापित हुए, इनको हम समझेंगे। साथ ही साथ हमारी जो बॉर्डर लाइंस हैं कैसे डिफाइन हुई, पाकिस्तान चाइना ये कैसे इस डिस्प्यूट में आए, ये सारी चीजों पर हम डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं इस पूरे वीडियो में। वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। चलिए अब देख लेते हैं कि ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है और क्या महत्वपूर्ण चीजें इसमें शामिल हो जाती हैं। लेकिन इससे पहले आप सभी के लिए एक सूचना है कि हिंदी दिवस के अवसर पर संस्कृति आईएएस आप सभी के लिए 75% का डिस्काउंट लेकर के आया है। आज है 14 सितंबर आपका हिंदी दिवस, ठीक है, तो आप इसका लाभ उठा सकते हैं। ऑफर आपका 16 सितंबर तक वैलिड रहने वाला है। ये सभी कोर्सेज इसमें आपको मिल जाएंगे। चलिए आगे आ जाते हैं। तो हाल ही में आपने देखा होगा जो विदेश मंत्री हैं, कौन, एस जयशंकर प्रसाद जी, इन्होंने कहा कि चीन के साथ जो वार्ता है उसमें प्रगति हुई है और सीमा तथा बढ़ता सैन्यीकरण इसमें मेन मुद्दा था और इसी पर हमने बात करी है। जो आप देखोगे कि चीन है बार बार हमारे बॉर्डर एरिया पर ला करके अपने सैन्य ठिकाने बना रहा था, सैन्य अड्डे बना रहा था। अरुणाचल प्रदेश के चाहे हिस्से को हथियाना हो, चाहे वो आपका लद्दाख का जो क्षेत्र हो जाता है, जो एलएसी आपकी हो जाती है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वहां पर चीजों को खराब करना हो, अपनी सेनाओं को तैनात करना हो, तो ये सारे काम बखूबी चाइना कर लेता है, जो अभी तक कर भी रहा था। और मेन मुद्दा था इस वार्ता का कि इन सेनाओं को भारत से पीछे हटाना है। तो फाइनली चाइना ने ये किया है और अपनी सेनाओं को वहां से हटा लिया है, जो कि भारत के लिए एक इंटरनेशनल लेवल पर बहुत बड़ी जीत हो जाती है और साथ ही साथ जो भारत की जनता है उसके लिए एक खुशखबरी की बात है। ठीक है, चलो आगे आ जाते हैं। भारत हमेशा से कहता रहा है कि जब तक सीमावर्ती क्षेत्रों में उसे शांति देखने को नहीं मिलेगी तब तक भारत और चीन के जो संबंध हैं वो मधुर नहीं हो सकते हैं। और फाइनली अब क्या है, सीमावर्ती क्षेत्र आपके शायद शांत हो सकते हैं। आगे आते हैं। जयशंकर ने भारत चीन संबंधों को जटिल बताते हुए कहा कि वर्ष 1980 के दशक के अंत में संबंध एक तरफ से सामान्य हो गए थे और इसका आधार था कि सीमा पर क्या थी, शांति थी, इसलिए 1980s में हमारे संबंध सामान्य थे। लेकिन चीन के साथ विघटन समस्याओं का लगभग 75% का जो है वो समाधान हमने कर लिया है। लेकिन बड़ा मुद्दा है सीमा पर बढ़ता सैन्यीकरण जो वो कर रहे हैं और हमारा उद्देश्य है कि इसी ये जो सैन्यीकरण है इसको हटाना है और हमने इसको फुलफिल कर लिया है। पूर्वी लद्दाख में कुछ टकराव वाले बिंदुओं का गतिरोध यहाँ पर बना हुआ है। दोनों देशों ने व्यापक कूटनीति और सैन्य वार्ता के बाद कई क्षेत्रों से वापसी पूरी कर ली है और उन्होंने बोला है कि हम क्या करेंगे, अपनी सैन्य सेनाओं को पूरी तरीके से यहां से वापस ले जाएंगे। आगे बात करते हैं। एस जयशंकर प्रसाद ने और कौन सी प्रमुख बातें इस वार्ता की हमें बताई और कही। ठीक है, देखिए, जिनेवा सेंटर फॉर सिक्योरिटी पॉलिसी, इसके तहत बातचीत की गई भारत और चाइना की। ठीक है, हमने इसमें कुछ प्रगति की है और अभी कुछ काम बाकी है। हम चाहते हैं कि हमारे रिश्ते सामान्य हो और सीमा पर शांति और सौहार्द बना रहे। 1988 में जब हालात बेहतर होने लगे थे तो हमने कई समझौतों पर साइन किया चाइना के साथ। वर्ष 2020 में जो कुछ भी हुआ वह कई समझौतों का उल्लंघन था जो पूर्व में भारत और चीन के बीच हुए थे और वो बात कर रहे थे आपकी ये जो गलवान घाटी है, यहाँ पर जो चीनी सेना ने आकर के अपना कब्जा जमाया था, इसके बारे में। और फाइनली गलवान घाटी से चीनी सेना ने जो अपना कब्जा है वो छोड़ दिया है, वो चली गई है। गलवान घाटी अब फ्री है, वो भारत की है। ठीक है, आगे आ जाते हैं। भारत चीन सीमा विवाद कैसे शुरू हुआ, क्या चीजें हैं, इसको थोड़ा सा हम इस मैप में समझते हुए चलेंगे। यहाँ पर देखिए, ये आपको दिखाई दे रही होगी इस तरीके से, ये एक बनी हुई है लाइन, ये है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एलएसी। चीन 1993 में आधिकारिक तौर पर एलएसी को बॉर्डर मानने पर राजी हो। उसका कहना है कि ये जो लाइन है ये है एलएसी, ना कि जो भारत ने ये लाइन बताई है ये एलएसी नहीं। उसके अकॉर्डिंग ये जो हिस्सा है ये किसका हो जाता है, चाइना का हो जाता है। और हम क्या कहते हैं, ये वाला जो पार्ट है ये हमारा है और बॉर्डर लाइन आपकी ये है, इसको करके विवाद बना रहता है। अब यही ऐसा कुछ आपको अरुणाचल प्रदेश में भी देखने को मिलता है कि कुछ एरियाज को अपने अंतर्गत हमेशा करने की कोशिश करते रहते हैं। ठीक है, अब बात कर लेती हूँ टोटल ये जो एरिया हो जाता है एलएसी की जो लंबाई है वो है आपकी 4000
56 किलोमीटर टोटल, इतनी लंबी ये एरिया आपकी कवर करती है। यहाँ पे आपके भारत के जो केंद्र शासित प्रदेश जो है वो भी आ जाते हैं, लद्दाख आ जाता है, हिमाचल प्रदेश आ जाता है, उत्तराखंड आ जाता है, और इधर आपका सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश आ जाता है। ठीक है, तो भारत के कुछ राज्य और केंद्र शासित प्रदेश यहाँ पर शामिल हैं इसी आपके एलएसी बॉर्डर में, जहां पर हमेशा सीमाओं का उल्लंघन हुआ है, लोग परेशान हुए हैं और लोगों को रहने में, शांति स्थापित करने में थोड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। भारत चीन विवाद, ये जो सीमा विवाद है वो कब से चला आ रहा है, इसकी हिस्ट्री को समझने का थोड़ा सा हम यहाँ पर ट्राई करेंगे। देखिए 1959 भारत ने दलाई लामा को जब शरण दी थी, तब से चाइना जो है वो उखड़ा हुआ है। रीजन ये है कि चाइना कहता है तिब्बत क्या है, चीन का पार्ट है। दलाई लामा कुछ अलग से अपना नहीं कर सकते हैं, वो तिब्बत को अलग नहीं कर सकते। तिब्बत सब कुछ हमारा क्या है, वो इसका पार्ट है, चीन का ही पार्ट है, और उसको हमारे साथ मर्ज होना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको लेकर के यहाँ पर चीजें बनी रहती हैं। दलाई लामा को हमने शरण दी, तब से यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हुई। 1962 भारत और चीन के बीच यहाँ पर युद्ध हुआ। ठीक, 1967 चीनी सैनिकों ने भारत पर फायरिंग की थी और 1975 भारत चीन सैनिकों के बीच में झड़प हुई थी। इसके बाद आ जाता है 1987, तवांग के उत्तर में यहाँ पर बढ़ गया था तनाव, क्योंकि इन्होंने अपनी सैनिकों को यहाँ पर फोर्सेस को ला करके खड़ा कर दिया था। 2017 में डोकलाम में 73 डेज तक आमने सामने दोनों देशों के जवान रहे थे, और 2020 में गलवा में हिंसक झड़प हुई थी और चीन के 38 सैनिक इसमें मारे गए थे। तो इस तरीके से पूरा ये जो विवाद है सीमा का कुछ इस प्रकार से चलता रहा। अब यहाँ पर छोटे छोटे मैप्स में हम देखते हैं कि क्या क्या चीजें रही हैं। देखिए ये आ जाता है ऊपर वाला पूरा क्षेत्र जो जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश का आपको दिखाई देगा। देखिए ये है, ये क्षेत्र यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ इस तरीके से। अब यहाँ पर इन्होंने जो चीजों का डिवाइडेशन किया है, हमारे अकॉर्डिंग तो ये पूरा हमारा है, ये जो इस तरीके से दिख रहा है, लेकिन इन्होंने देखो कुछ लाइंस अपनी बना रखी है। जैसे ये येलो में दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है, ये वाला एरिया जो है ये अक्साई चीन कहलाता है, जिस पर चीन ने कब्जा कर रखा है। ठीक, ये वाला इधर जो क्षेत्र आ जाता है इसको हटा दो तो ये है पाक अधिकृत क्षेत्र, जिसको हम पीओके कहते हैं। तो दोनों ने ही हमें घेर रखा है, पूर्वी ओर से भी और साथ ही साथ पश्चिमी ओर से भी। पूर्वी क्षेत्र आपका यहाँ पे दिखाया गया है और ये पश्चिमी क्षेत्र यहाँ पर दिखाया गया है। पूर्वी क्षेत्र में चाइना अरुणाचल प्रदेश को हमेशा कहीं किसी ना किसी तरीके से टैकल करता है और वहां पर कहता है ये हमारा क्षेत्र है। पश्चिमी में आ जाते हैं तो यहाँ पर भी आपके चाइना और पाकिस्तान मिलकर के जो भारत है उसको परेशान करते रहते हैं। अब आ जाते हैं यहाँ पर क्या चीजें हैं। देखिए चीन के कब्जे में लद्दाख का लगभग आप देखो तो 38,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र आ जाता है, जो वर्तमान में उन्होंने कब्जा कर रखा है। इसके बाद काराकोरम दर्रे के पश्चिम में 5,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है जो पाकिस्तान ने चीन को दिया हुआ है। कहां से? पीओके से दे रखा है उन्होंने। जो पीओके पाक अधिकृत क्षेत्र है उसका 5,000 किलोमीटर वो चाइना को दे रखा है वर्तमान में। ठीक, इसके बाद आते हैं पश्चिमी क्षेत्र। नवंबर 1959 में चीनी सैनिकों ने इस पे नियंत्रण कर लिया और ये जो है उनके अकॉर्डिंग ये वास्तविक रेखा हो जाती है उनके बॉर्डर की, और ये है आपका अक्साई चीन का एरिया, जो इन्होंने इस तरीके से बॉर्डर की लाइन नहीं डिफाइन करी और इसको कह दिया ये है अक्साई चीन, जिस पर अभी कब्जा किसका है? चाइना का है। ठीक है, आगे आ जाते हैं। इतने बड़े भूभाग पर कब्जे के अतिरिक्त अरुणाचल प्रदेश के 90,000 वर्ग किलोमीटर पर ये दावा करते हैं कि ये हमारा है। कौन कहता है? चाइना कहता रहता है। पूर्वी क्षेत्र के मानचित्र में भारत और चीन सैनिकों को 1962 के चीनी हमले के बाद विभाजित करने वाली रेखा दिखाई गई है। इस क्षेत्र में यही वास्तविक और पारंपरिक रेखा थी जो 1914 में शिमला समझौते के अनुसार आपकी तय की गई थी। यही आपकी मैकमोहन लाइन के रूप में जानी जाती थी और इसके बाद इस क्षेत्र में चीन ने एक और लाइन बनाया और उसका अपना दावा कर दिया, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो अभी आप जानते हो दो रेखाएं हैं, सीमा डिसाइड करती हैं पाकिस्तान से और किससे? चाइना से। एक मैकमोहन है, एक है आपकी रेड क्लिफ रेखा। लेकिन यहाँ पर एलएसी आ गई है जो कि चाइना कहता है कि ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, ये है हमारी एक्चुअल लाइन। जो आप कह रहे हो वो हमारी एक्चुअल लाइन नहीं है, तो ये मानते हैं। 1962 में भारत और चीन सैनिकों को विभाजित करने वाली यहाँ पर रेखा ये खींच दी गई थी, विच इज दिस। ये चीन ने दिखाई है ये रेखा कि उनकी क्या है, ये वाली रेखा है जिसमें अरुणाचल प्रदेश का कुछ हिस्सा आ रहा है। ठीक है, तो वो कहता है भाई ये हमारी रेखा है और इस तरीके से वो लद्दाख का कुछ पार्ट आप देखोगे कि अरुणाचल प्रदेश का उसको अपने हिस्से में लेने का ट्राई कर रहा है, जो वो हमेशा करता भी रहता है। आगे आते हैं, भारत और चीन के संबंधों को समझ लेते हैं। देखिए इंडिया चाइना रिलेशनशिप क्रोनोलॉजी 1950 से बात करेंगे 1996 तक, कैसे कैसे आपकी ये सारी चीजें शुरू हुई। 1951 अप्रैल को भारत चीन में डिप्लोमैटिक रिलेशनशिप शुरू हुए। भारत दुनिया का पहला गैर साम्यवादी देश था जिसने चीन के साथ औपचारिक रिश्तों की शुरुआत करी थी, तो हमने ऑलरेडी ही एक बड़ा कदम उठाया था। उसके बाद 1955 इंडोनेशिया के बांडुंग में हुई एशियन अफ्रीकन कॉन्फ्रेंस में भारत और चीन भी शामिल हुए और इस कॉन्फ्रेंस में कुल
129 देशों ने हिस्सा लिया था। 1962 आ जाता है और अब हमारा शुरू हो जाता है सीमा विवाद, जिसके चलते भारत चीन में जंग शुरू हुई। 1 महीने ये जंग चली। चीन ने भारत के कई इलाकों पर अवैध कब्जा कर लिया और डिप्लोमेटिक संबंध उसी दिन से हमारे खत्म हो गए थे। और तभी से आपकी ये जो अक्साई चीन हम देखते हैं, जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल हमें दिखाई दे रही है, और वो क्षेत्र जो चीन ने कब्जा कर रखा है वो तब से ही उनके पास है। आगे आते हैं 1976। चीन और भारत ने दोबारा एक दूसरे को अपने राजदूत भेजे, क्योंकि 1962 में हमारे संबंध खत्म हो चुके थे डिप्लोमेटिक जो थे, क्योंकि इन्होंने हमारे ऊपर युद्ध छेड़ा और हमारे क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया, लिटरली कब्जा कर लिया, जो अभी भी उनके कब्जे में है। अब 1976 में हम चाहते हैं कि दोबारा से हम चाइना के साथ अपने संबंधों को सुधारें, क्योंकि भाई पड़ोसी कितना भी खराब हो लेकिन पड़ोसी से बना करके रखनी चाहिए, क्योंकि यदि कभी आवश्यकता पड़ जाए तो पड़ोसी ही काम आता है। वो अलग बात है कि पड़ोसी ही आपके जो कहते हैं जड़ काटने पर लगे रहते हैं। ठीक, तो ये तो एक नॉर्मल सी बात हो गई। तो यहाँ पर भारत ने सोचा कि भाई हम वसुधैव कुटुंबकम की भावना रखते हैं और हम विश्व गुरु हैं, तो हम एक काम करेंगे, हम अपनी तरफ से अप्रोच करेंगे। और हमारी वैसे भी अपने पड़ोसियों को लेकर के सॉफ्ट पॉलिसी रहती है, हम उन पर कोई बहुत ज्यादा प्रेशराइज और दबाव वाली चीजें नहीं करते हैं। ठीक, तो हम गए 1976 में, चीन और भारत दोनों एक दूसरे को राजदूत भेजे और एक बार फिर द्विपक्षीय संबंध शुरुआत हुई। लेकिन यहाँ पर फिर से विश्वास जो है वो बहाल नहीं हो पाया। 1988 में पीएम राजीव गांधी चीन पहुंचे और दोनों देश द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और सीमा विवाद का बातचीत जरिए से समाधान निकालना चाहते थे, जो कि हुआ नहीं। 1992 आता है और भारतीय राष्ट्रपति थे आर वेंकट रमन उस टाइम के, वो चीन जाते हैं। वह चीन जाने वाले पहले भारतीय राष्ट्रपति थे जो चीन गए थे। ठीक है, इन्होंने एलएसी पर शांति स्थापित करने के लिए बातचीत करी कि आप क्या करिए, ये जो एलएसी के क्षेत्र पर आप बार बार अक्साई चीन, सैनिक युद्ध ये सब कर रहे हो तो हमारी जनता परेशान हो रही, आप इसको क्या करो, यहाँ पर शांति स्थापित करो। 1996 आ जाता है। चीन के राष्ट्रपति जियोंग जामिन भारत दौरे पर आते हैं। ठीक है, वे द्विपक्षीय संबंधों की शुरुआत के बाद भारत आने वाले पहले चीनी राष्ट्रपति थे जो भारत आए थे। इसी तरीके से इंडिया चाइना रिलेशनशिप 2000 से 2019 देखते हैं क्या रहे। भारत और चीन के बीच कूटनीतिक रिश्तों की जो बुनियाद है वो 1 अप्रैल 1950 से शुरू हुई थी, जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ। अब आ जाता है आपका 2000। ठीक है, दोनों देशों में कूटनीतिक रिश्तों के 50 साल पूरे हुए थे। इसी मौके पर भारतीय राष्ट्रपति KR नारायण चीन पहुंचे और बीजिंग में उनका भव्य स्वागत भी हुआ। 2008 में दोनों देशों की सरकारों ने 21वीं सदी के लिए एक साझा विजन जो है लोगों के सामने रखा कि हम दोनों देश मिलकर के एक विजन है जो फ्यूचर के लिए सोच रहे हैं। 2010 दोनों देशों के बीच कूटनीतिक रिश्तों के 60 साल पूरे हुए। इसके साथ ही कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। 2011 आता है और चाइना इंडिया एक्सचेंज ईयर। दोनों देशों ने भारत चीन के कल्चर कॉन्टेक्स्ट का इंसाइक्लोपीडिया बनाने पर सहमत हुए। इसको एक्सचेंज ईयर नाम दिया गया कि दोनों की संस्कृति, दोनों की सभ्यता, दोनों की जो इंपॉर्टेंट चीजें उसको हम साझा करेंगे और वो साझा करते हुए इंसाइक्लोपीडिया इसको बनाएंगे। 2012 आ जाता है। दोनों देशों ने इस साल को चीनी भारत फ्रेंडशिप कॉर्पोरेशन के तौर पर मनाने का तय किया। ठीक, 2015 मोदी और जिनपिंग उफा में हुई 7वीं ब्रिक्स सम्मेलन में आपके शामिल हुए और चीन ने व्यापार और मानसरोवर यात्रा के लिए सिक्किम स्थित नाथुला दर्रे को खोल दिया। 2018 मोदी और जिनपिंग के बीच वुहान में इनफॉर्मल मीटिंग होती है। फिर दोनों नेता क्विदांको में हुई SCO समिट में मिले। इसके बाद 10वीं ब्रिक्स समिट में ब्यूनस आयर्स मिले। 2019 मोदी जिनपिंग के बीच जो इनफॉर्मल समिट हुआ उसमें मिले तमिलनाडु के महाबलीपुरम में, बातचीत की गई। लेकिन तब तक कुछ भी चीजें जो हैं, क्योंकि गढ़वाल वाला इशू आपका आ चुका था, वहां पर भी कोई जो आपके देखोगे कि इंपॉर्टेंट चीजें या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स निकल करके नहीं आए कि शांति स्थापित हो सकती है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। भारत चीन राजनीतिक और कूटनीतिक रिश्ते समझ लेते हैं। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी भारत के 9 राजनीतिक दलों के साथ फ्रेंडली एक्सचेंज कार्यक्रम करती है वर्तमान समय में। दूसरा, दोनों देशों के बीच 20 संसदीय फ्रेंडशिप ग्रुप काम करते हैं। मकसद अपने रिश्तों में सुधार करना है। इतना सब कुछ होने के बावजूद हमारे रिश्ते चीन के साथ नहीं सही हो पा रहे थे, लेकिन अब फाइनली हो जाएंगे क्योंकि उन्होंने अपनी सेनाओं को वापस जो बुला लिया है। दोनों देशों के बीच 50 डायलॉग मैकेनिज्म है। ये द्विपक्षीय, क्षेत्रीय, ग्लोबल मुद्दों पर अपने विचार साझा करते हैं। भारत चीन आर्थिक जो साझेदारी उसकी बात करें तो कहते हैं ना कि एक कहावत कही जाती है, चले तो चांद तक, ना चले तो शाम तक। और ये कहा जाता है कि जो प्रोडक्ट्स हैं, चाइना के जो प्रोडक्ट्स हैं, तो अभी इंडिया में बहुत ज़्यादा इनका बोलबाला रहता है। हम लोग हमेशा कहते रहते हैं कि भाई चाइनीज़ प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं करते हैं, हमें अपने प्रोडक्ट्स को बढ़ावा देना है, वोकल फॉर लोकल होना है। पटाखों की बात आती है, दिवाली में दियों की बात आती है, तो हम ये सारी चीज़ें करते हैं। कुछ दिन का हम ऐसा ड्रामा करते हैं, बट फिर भी हम यही काम करते हैं, हम यही विदेशी चीज़ें खरीदते हैं। ठीक, तो यहाँ पर ये बातें कही गई।
चलिए, तो यहाँ पर आप देखेंगे जो हमारे व्यापारिक संबंध हैं वो कैसे हैं। भारत और चीन के बीच 2000 से पहले महज 22.8 करोड़ रुपए की सालाना व्यापार होता था। ठीक है, चीन की 1000 कंपनियां भारत में इस टाइम काम करती हैं और ये यहाँ 2 लाख लोगों को जॉब भी दे रही हैं। भारतीय कंपनियों में चीन ने करीब 7.6 करोड़ रुपए का निवेश किया हुआ है और 3 हब यहाँ पर बना रखे हैं। दोनों देशों के बीच 20 साल में 32 गुना व्यापार बढ़ चुका है, 32 गुना बढ़ चुका है ये, और इट इज वेरी ह्यूज। 2019 में दोनों देशों के बीच 7 लाख करोड़ का व्यापार हुआ था और जो चीनी कंपनियां हैं इन्होंने भारतीय बाजार में 60.8 लाख करोड़ रुपए निवेश कर रखे हैं। तो इस मामले में तो बहुत ही अच्छी स्थिति चल रही है। व्यापार की बात की जाए, तकनीकी रिश्तों पर आते हैं, कैसे हमारे उनके टेक्नोलॉजिकल रिश्ते। दोनों देश साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन को लेकर के नियमित अंतराल में संयुक्त रिसर्च जो वर्कशॉप है वो करते हैं। भारतीय कंपनियों ने चीन में 3 आईटी कॉरिडोर स्थापित किए हुए हैं। आगे आते हैं डिफेंस रिलेशनशिप की बात करें तो मिलिट्री एक्सरसाइजेस होती हैं। ठीक है, जनरली जो बात करते हैं तो आगे देख लेते हैं। दोनों देश आतंक जो विरोधी गतिविधियां हैं इसके लिए संयुक्त रूप से हैंड इन हैंड एक्सरसाइज करते हैं। तो उसी एक्सरसाइज की बात की जा रही है। आतंकवाद से संबंधित डिफेंस मैकेनिज्म को लेकर के नियमित अंतराल पर यहाँ पर बातचीत भी होती है इंडिया एंड चाइना के बीच में। आगे आ जाते हैं, भारत और चीन के लोगों के बीच में कैसे रिश्ते हैं, क्या चीजें हैं, चीजें हैं, इनकी बात कर लेते हैं। तो शहर ग्वांजू और चेन्नई और राज्य फ्यूजन और तमिलनाडु तो कुछ इस तरीके से वर्क कर रहे हैं। दोनों में चीजें क्या हैं, तो दोनों देशों के लोग मीटिंग के लिए कल्चरल एक्सचेंज मैकेनिज्म बना रखा है। दोनों देश एक जोड़ी सिस्टर सिटी और सिस्टर राज्य विकसित करने के लिए काम कर रहे हैं, विच इज सिस्टर सिटी एंड सिस्टर राज्य, जो हम दोनों देश मिलकर के बना रहे हैं। आगे आते हैं, दोनों देश फील्ड ऑफ आर्ट्स, मीडिया, फिल्म, पब्लिकेशन, टेलीविजन, म्यूजिक, स्पोर्ट्स, यूथ, टूरिज्म, इन सब पर वर्क कर रहे हैं। थिंक टैंक आदि में वर्क कर रहे हैं। पर्यटन की बात कर लेते हैं तो 2019 में भारत के 20,000 श्रद्धालु चीन के स्वायत्त क्षेत्र शीजियांग गए थे। ठीक है, भारत चीन के प्रमुख शहरों में हर हफ्ते 134 फ्लाइट्स एक जगह से दूसरी जगह पर आती हैं चाइना के लिए। चीन की 94 फ्लाइट्स हफ्ते भर में इंडिया आती हैं, जबकि भारत की 40 फ्लाइट्स चीन जाती हैं। पिछले साल भारत के 8 लाख लोग चीन गए थे। पिछले साल 8 लाख लोगों ने यात्रा करी थी चाइना की, जबकि चीन के 2 लाख लोग इंडिया आए थे। तो आपको ये समझ में आया होगा कि अन्य यदि चीजों को सिर्फ ये बॉर्डर वाला यदि हटा दिया जाए तो चाइना और इंडिया दोनों को ही एक दूसरे से बहुत प्रॉफिट है, लिटरली बहुत प्रॉफिट है। यदि इंडिया एंड चाइना मिल जाएं आपस में तो हम एक सुपर पावर की तरह वर्क कर सकते हैं, जिसमें चाइना इंडिया की हेल्प करेगा हर एक चीज में। लेकिन ये थोड़ा सा इम्पॉसिबल लगता है फॉर सम टाइम्स, बट देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है और कैसे इन संबंधों को और अधिक मधुर बनाने का प्रयास इंडियन गवर्नमेंट करती है और साथ ही साथ चाइनीज गवर्नमेंट भी करती है। बिकॉज सिर्फ एक हाथ से ताली नहीं बजती है भाई, दोनों हाथ चाहिए ताली बजाने के लिए और दोनों गवर्नमेंट को यहाँ पर आगे आना पड़ेगा। आगे बात करते हैं, हाल ही में भारत चीन के संबंधों को लेकर के भारत के किस मंत्री ने यहाँ पर बयान दिए? गृह मंत्री, विदेश मंत्री, वित्त मंत्री या फिर रक्षा मंत्री? आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।